Assalamu alaikum students. I am Aisha Steka and we are going to start chemistry second year chapter 7 fundamental principles of organic chemistry. अच्छा तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में टोटल 16 चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स को डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 to 6 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 to 13 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 14 है बायोकेमिस्ट्री एंड चैप्टर नंबर 15 है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 16 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। राइट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। क्लियर? कॉलेजेस में और अकेडमीज में यूजुअली ऐसा ही होता है, चैप्टर 7 से ही स्टार्ट करवाया जाता है। अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि पहली बात तो 7 to 13 चैप्टर में से आपके पेपर में ज़्यादा पोर्शन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव। अगर आप ये पोर्शन अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो आप इजीली पेपर पास कर लेते हैं। सेकंड ये कि इजी बहुत है, इंटरेस्टिंग है, इसके अलावा ये मार्क्स गेनिंग है। क्लियर? अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, रिएक्शंस को ठीक लिखा हुआ है, तो आपके कभी भी इस क्वेश्चन से मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इस वजह से जो है पहले 7 to 13 चैप्टर्स ही कवर करवाए जाते हैं। अब आपने अपने सीनियर से या बाकी लोगों से सुना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ़ है। टफ़ नहीं है, बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग भी है। बट टफ़ तब लगती है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब आप इसको उर्दू या इस्लामियत की तरह पढ़ेंगे तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल ही लगेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना आप समझिए कि मैथमेटिक्स है। जिस तरह मैथ्स की बेसिक को समझे बगैर या मैथ्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बगैर आपको मैथ नहीं आता। आप जितना मर्जी उसको याद कर लें, दिन रात रट्टे लगाएं, बट आपको याद नहीं होगा। इतने क्वेश्चन आप याद करने के मैक्सिमम। सिमिलर केस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता, अगर आपको बेस नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि रिएक्शन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, कैटलिस्ट चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसी वजह से स्टूडेंट्स जब उसको बेसिक लेवल से उसको नहीं पढ़ते तो उनको ये मुश्किल लगती है। और एट द एंड क्या होता है, क्योंकि इसी में से ज़्यादा पोर्शन आ रहा होता है पेपर में, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या आपके टर्म एग्जाम्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा पोर्शन आता है। इंटरव्यूज़ में इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फिर आप कहते हो कि ये बहुत टफ है। ऐसा नहीं है। ठीक है, आज से अपने माइंड में ये बिठा लें कि जैसे हम मैथमेटिक्स को समझे बगैर, प्रैक्टिस के बगैर नहीं कर सकते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी समझे या प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं कर सकेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर इस चैप्टर में हम बेसिक्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, आइसोमेरिज्म क्या होती है, कार्बन एटम्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अबाउट 200 ईयर्स अगो कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया गया टू मेन क्लासेस में। नंबर 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नंबर 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। राइट, और ये क्लासिफिकेशन की गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। क्लियर? जैसे कि उस टाइम कोई भी रिएक्शन अगर इंट्रोड्यूस करवाया जाता या कुछ भी इन्वेंशन होती, डिस्कवरीज होती, तो उन्हीं साइंटिस्ट के नेम पे नाम रख दिए जाते हैं, डिस्कवरीज के, इन्वेंशंस के या रिएक्शंस के। तो सिमिलरली जब इन कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया गया तो इनको भी इनके ओरिजिन की बेस पे नेम दे दिए गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल दोज कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम या ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल दोज कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, obtained from नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? तमाम कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन हुए उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम दे दिया गया, और जो नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए गए उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑर्गन, यानी ओरिजिनेट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया? तो इनमें कौन कौन से कंपाउंड्स आ जाते? कॉटन, जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन हुए, वूल, चीज़, बटर,
वुड, ऑयल्स, ठीक है, जो भी ऑयल्स हम यूज़ करते हैं जिसमें कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा। क्लियर? तो यानी जो भी कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन हुए हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स के अंदर बन रहे हैं या उनसे ऑब्टेन हुए हैं, उन सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। और वो तमाम कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन हुए यानी कि जिनका सोर्स मिनरल्स हैं, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। जैसा कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2SO4, HCl, NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, इन सब को जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया क्योंकि इनका सोर्स मिनरल्स है। इस तरह से जो इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया। अब ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया जा रहा था, और उस टाइम तक बहुत सारे कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जा चुके थे, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके बारे में ये कहा जाता था कि इनको हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते। 1809 में जे बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी। जे बर्जीलियस का बहुत बड़ा नाम है केमिस्ट्री की दुनिया में। इन्होंने ही केमिकल एलिमेंट्स को सिंबल्स भी दिए। तो इन्होंने 1809 में वाइटल फोर्स थ्योरी दी जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड within the living things and can never be synthesized and can never be synthesized from inorganic material in laboratory। फिर ये थी हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी जो कि जे बर्जीलियस ने दी 1809 में, और इस थ्योरी को उस टाइम बहुत ज़्यादा माना जाता था। अब ऐसे क्यों था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक मटेरियल से लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता? इसकी रीज़न उन्होंने क्या दी? उन्होंने कहा कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिलते हैं प्लांट्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये बना देते हैं ग्लूकोज C6H12O6। उन्होंने कहा कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों को मिलाने वाली एक स्पेशल फोर्स होती है वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स कहते हैं एक इम्पोर्टेंट, वाइटल कहते हैं इम्पोर्टेंट को, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फोर्स, एक खुदाई ताकत। उन्होंने कहा कि इनको मिलाने वाली एक मिस्टिकल फोर्स होती है, खुदाई ताकत होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती है, उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कुदरती तौर पर मौजूद होती है, और वो इन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको मिला के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देती है, ठीक है, ग्लूकोज। उन्होंने कहा कि जब लेबॉर्ट्री के अंदर हम कोई वाइटल फोर्स इंट्रोड्यूस ही नहीं करवा सकते, तो फिर हम कैसे इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिला सकते हैं? तो इस वजह से पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकें। क्लियर? इसी तरह से अमोनिया की एग्जांपल लें अगर, जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है और फिर लिवर में ही ये यूरिया में चेंज हो जाता है, ठीक है, और इस यूरिया को फिर यूरिन के थ्रू एलिमिनेट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये भी पॉसिबल ही नहीं है कि हम यूरिया को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ लिवर का काम है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, ये तो लिवर ही प्रिपेयर कर सकता है ना यूरिया को, हम तो प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस तरह से उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी और क्लियर कट कह दिया कि पॉसिबल ही नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया जा सके, क्योंकि जब हम वाइटल फोर्स ही को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते लेबॉर्ट्री में, हम उसको बना ही नहीं सकते, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर लें। इसके बाद 1828 में फ्रेडरिक वोलर आते हैं। वैसे इन्होंने 1824 में ही काम स्टार्ट कर दिया इस पे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर ना कर सकें लेबॉर्ट्री में। तो उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिला के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने की कोशिश की, और 1828 में वो इसमें कामयाब भी हो गए। उन्होंने अमोनियम सायनेट को जब हीट किया, NH4CNO, अमोनियम सायनेट को इन्होंने हीट किया, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अमोनियम सायनेट इसका नाम है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। उसको हीट किया तो वो यूरिया में चेंज हो गया H2NCONH2, ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला है। क्लियर? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CONH2 ट्वाइस,
ठीक है, क्योंकि NH2 यहाँ पे 2 बार है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CONH2 ट्वाइस। क्लियर। एक और तरह से भी हम इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड O NH2 एंड H2N। क्लियर। तो इन तीनों तरह से अगर आपको लिखा हुआ है तो ये यूरिया ही है। H2N CO NH2 CO NH2 ट्वाइस या फिर H2N C डबल बॉन्ड O NH2। इस तरह से उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया प्रोड्यूस किया और ये साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है लेबॉर्ट्री में, और वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करके। ठीक है। और इनकी इस डिस्कवरी के बाद फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया जाने लगा और मिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं। उस टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता था? कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था। बट इस डिस्कवरी के बाद जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर लिया गया तो फिर डेफिनेशन का भी एक प्रॉब्लम आया कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफाइन कैसे करें, क्योंकि अब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए जा रहे हैं, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर साइंटिस्ट ने जो न्यू डेफिनेशन दी उसके अकॉर्डिंग क्या था? कंपाउंड्स दैट कंटेन carbon as their central element along with oxygen, nitrogen, हाइड्रोजन, सल्फर और फास्फोरस एट्सेट्रा। यानी कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन जो है वो सेंट्रल एलिमेंट हो, स्केलेटन कार्बन का हो, और उसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस इस तरह के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एज देयर सेंट्रल एलिमेंट अलोंग विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एट्सेट्रा। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी डिफाइन किया गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया गया? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्लियर। ये मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स? compounds of carbon and hydrogen. Clear? Compounds of carbon and hydrogen. फॉर एग्ज़ाम्पल मीथेन की एग्जांपल ले लें, CH4। आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, इसको मीथेन कहा जाता है। तो ये क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, यानी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट हो उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसी तरह से C2H6 है मीथेन। ठीक है, C2H2 है इथाइन, और इसके अलावा C2H4 है इथीन। सही, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। बेंजीन की एग्जांपल ले लें, बेंजीन इज आल्सो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, C6H6 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सारे हाइड्रोकार्बन्स। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि हम मीथेन की एग्जांपल लेते हैं, CH4। ठीक है, CH4 को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, आपने मैट्रिक में पढ़ा है इसको, खोल के अगर इसको लिखें। ठीक है, तो इस तरह से। अब अगर मैं एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह पे क्लोरीन लगा देती हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? CH3Cl, मीथेन क्लोराइड। तो ये क्या बनेगा? मीथेन क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या हुआ? उसका डेरिवेटिव हुआ, क्योंकि मैंने इसको डिराइव किया है इससे, एक हाइड्रोकार्बन से, मीथेन से उसको मैंने डिराइव किया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से एक और हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे Cl लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? CH3Cl2। तो ये भी क्या बन गया? इसका डेरिवेटिव। अगर मैं थर्ड हाइड्रोजन भी रिमूव करके यहाँ पे क्लोरीन लगा दूँ तो क्या बन जाएगा? CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, एंड दिस इज आल्सो अ डेरिवेटिव। जैसे अगर मैं फोर्थ हाइड्रोजन रिमूव करके भी क्लोरीन लगा दूँ तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, CCl4, और ये भी क्या है? एक डेरिवेटिव। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको हाइड्रोजन तो कोई नहीं नज़र आ रहा, हमने क्या पीछे पढ़ा? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेकिन इसके अंदर तो हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, बट साथ में हमने क्या पढ़ा है? एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड डेरिवेटिव है किसका? मीथेन का।
इसकी बेस मीथेन थी और ये मीथेन से डिराइव होके क्या बना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक हो गया। तो ये होते हैं डेरिवेटिव्स। बेंजीन की अगर हम एग्जांपल लेते हैं C6H6, बेंजीन को हम इस तरह से लिखते हैं, इसके हर तरफ जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर? आता है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे सपोज OH लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, फिनोल। अब ये है क्या था असल में, हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, बट मैंने इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे OH लगा दिया तो ये क्या बन गया, फिनोल। इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करके अगर मैं COOH लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्लियर? अगर मैं, और ये भी क्या है, डेरिवेटिव। इसी तरह से अगर मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे NH2 लगा दूंगी तो ये एनिलीन बन जाएगा एंड दिस इज आल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। क्लियर? तो इस तरह से हम डेरिवेटिव्स बनाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उसकी बेस क्या थी, वो किससे डिराइव हुआ है। सही है, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट हो, बाकी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट उसका स्केलेटन किसका होता है असल में, कार्बन का। अच्छा जी, तो ये थे हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? तो इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी नज़र आएंगे जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3। ठीक है, अब अगर इस कंपाउंड को हम देखें, अमोनियम बाइकार्बोनेट को, तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट है बट दिस इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, इनको देखें तो इनके अंदर भी कार्बन तो प्रेजेंट है बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल आप देख लें, साइनाइड है, CN है, इसके अंदर भी कार्बन तो प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि मे बी ये डेरिवेटिव हो हाइड्रोकार्बन का, बट इट्स नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसके अलावा कार्बन है, कार्बन को हमने क्या कहा, ये एक बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, बेसिक एलिमेंट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बट कार्बन ही के एलोट्रोपिक फॉर्म्स को अगर हम देखें, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, ये दो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। अगर हम इनको देखते हैं तो ये दोनों ही क्या हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर, इनऑर्गेनिक इन नेचर। हालांकि अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो टोटली कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट भी और डायमंड भी। ठीक है, इनके अंदर कार्बन ही प्रेजेंट है बट इसके बावजूद दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसकी रीज़न क्या है, ये सारे कंपाउंड्स इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसकी वजह ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच होती हैं, नॉट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।